वीबा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉस कंपनी जिसने पिछले 7 साल में कैप्चर कर लिया 50% मार्केट शेयर। इसका पिछले साल का रिवेन्यू था 1000 करोड़ से भी ज्यादा। और इसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर फन फूड बाय डॉक्टर ओटकर से भी इसकी हिस्ट्री जुड़ी है। इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। विजय बेल, वेबा के फाउंडर के जो फादर है, वो पहले मर्चेंट नेवी में थे। वहां से रिटायर होने के बाद उन्होंने शुरू करी फन फूड, जो कि सॉसेज बनाती थी। विजय भेल भी पहले मर्चेंट नेवी में थे और वो उसे छोड़कर फिर अपने फादर के साथ बिजनेस में लग गए। पर 2008 में विजय बेल के फादर ने फन फूड को डॉक्टर ओटकर को बेच दिया 110 करोड़ में। विजय बेल इस कंपनी को खुद कंटिन्यू करना चाहते थे, पर उनके फादर ने इस कंपनी को बेच दिया क्योंकि उनको काफी अच्छा अमाउंट मिल रहा था और उनकी फिर रिटायरमेंट अच्छी जाती। ऑल्दो विजय बेल को इसी कंपनी में आगे जॉब मिल गई थी, पर थोड़े टाइम में वो क्विट कर देते हैं क्योंकि उन्हें बिजनेस करना था। तो जो भी उनके पास पैसे थे उसे जोड़कर वो शुरू करते हैं एक रेस्टोरेंट बिजनेस। पर 2013 तक वो फेल हो जाता है और उन्हें वो बंद करना पड़ता है। रेस्टोरेंट बिजनेस एक काफी पैशन ड्रिवन बिजनेस है। हर किसी का सपना होता है कि उनका एक रेस्टोरेंट या कैफे हो। तो विजय बेल का भी यही सपना था। उनके पास पैसे भी थे और उन्हें बिजनेस ही करना था, तो वो रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। पर इस बिजनेस में वो 3 बड़ी गलतियां कर देते हैं। पहली गलती है लोकेशन की। वो आउटलेट फ्रंट की जगह गली के कोनों में खोल लेते हैं, वो भी फर्स्ट फ्लोर पर। रेस्टोरेंट बिजनेस, स्पेशली क्विक सर्विस रेस्टोरेंट बिजनेस में लोकेशन काफी मैटर करती है। आपने ज्यादातर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट ग्राउंड फ्लोर पर देखेंगे और उनके शीशे भी ट्रांसपेरेंट होते हैं ताकि लोग देख सके अंदर। ये चीज उनकी विजिबिलिटी को बढ़ाती है और इससे ही कस्टमर आते हैं। और ये चीज नई ब्रांड के लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई पुरानी वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड हो, उनका फर्स्ट फ्लोर से फिर भी काम चल जाता है। दूसरी जो इन्होंने गलती करी वो ये थी कि इनके पास कोई लो टिकट एंट्री प्रोडक्ट नहीं था। आप दूसरी ब्रांड देखोगे, उन ब्रांड के पास हमेशा एक लो टिकट साइज का एंट्री प्रोडक्ट होता है। और तीसरी गलती ये थी कि इन्होंने एक्सपेंशन काफी जल्दी किया। विजय बेल ने 3 स्टोर काफी जल्दी खोल दिए, जिसमें से सिर्फ एक ही प्रॉफिट बना रहा था और बाकी 2 लॉस कर रहे थे। तो ओवरऑल इनका लॉस ही हो रहा था, जिस वजह से इनके पैसे खत्म हो गए और विजय बेल को अपना रेस्टोरेंट बिजनेस बंद करना पड़ा। जिसके बाद उनका थोड़ा मुश्किल समय चालू होता है, क्योंकि विजय बेल के पास ना तो पैसे थे और ना ही बिजनेस था। पर उनका विजन क्लियर था, उन्हें आगे बिजनेस ही करना था। तो जब वो रेस्टोरेंट बिजनेस में थे, उन्होंने इंडियन सॉस मार्केट में गैप देखा कि कोई भी इंडियन ब्रांड अच्छी एक्सोटिक सॉसेज नहीं बेच रही। तो उनके दिमाग में ये बिजनेस आया, पर उनके पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने अपना घर बेच दिया और निमराना राजस्थान में अपना एक प्लांट सेटअप करा। उनका विजन तो यही था कि वो एंड में कस्टमर को ही ये सॉस बेचेंगे। पर स्टार्टिंग में वो सिर्फ B2B बिजनेस ही करते हैं, क्योंकि B2C बिजनेस में मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में काफी पैसा लगता है और विजय बेल के पास काफी लिमिटेड पैसा था। तो उन्होंने जितना भी पैसा था अपने प्लांट में लगा दिया और अपने प्लांट को वर्ल्ड क्लास लेवल का बनाया। उनके प्लांट के पास आज ISO 22000 सर्टिफिकेट है, जो कि वर्ल्ड में बेस्ट माना जाता है। स्टार्टिंग में सिर्फ B2B करने का एक और ये फायदा था कि उससे एक कैश फ्लो मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि B2B में जो टिकट साइज है वो काफी बड़ा होता है। प्लस उनके पास कस्टमर का डेटा भी आ जाएगा कि ब्रांड कौन सी सॉसेज ज्यादा ऑर्डर करती है और कस्टमर को क्या क्या चीजें पसंद आती है। तो उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया, पर पहले 4 महीने तक उनके पास कोई भी क्लाइंट नहीं था। उनका पहला जो बड़ा क्लाइंट था वो था डोमिनोज। डोमिनोज इंडिया की लार्जेस्ट क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन है, पर वो ऑर्डर भी इनको आसानी से नहीं मिला। विजय बेल रोज डोमिनोज के ऑफिस में बैठे रहते थे और उनसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते थे कि वो उनसे ऑर्डर ले, पर डोमिनोज के पास कोई रीजन ही नहीं था उनसे ऑर्डर लेने के लिए। 4 महीने बाद वो डोमिनोज को प्लांट इंस्पेक्शन के लिए रेडी कर लेते हैं और इसके लिए डोमिनोज मान जाता है। तो डोमिनोज उनका प्लांट देखता है और उसे फ्यूचर पर्पस के लिए अप्रूव कर देता है, क्योंकि डोमिनोज खुद इतनी बड़ी चेन है, वो अपने सारे सोर्सेज को पहले खुद अप्रूव करता है और अगर वो अप्रूव हो जाते हैं तो बाकी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट भी उसके पास आ जाते हैं। तो 4 महीने बाद वेबा को डोमिनोज से 70 टन सॉस का ऑर्डर मिला। फिर डोमिनोज के बाद बाकी चेन जैसे पिज्जा हट, KFC, बर्गर किंग, कैफे कॉफी डे, PVR, टैको बेल, ये सारी चेन के ऑर्डर वेबा के पास बड़ी आसानी से आ गए। उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और यहाँ से फिर वेबा का B2B बिजनेस शुरू हो गया, जिससे उनका एक कंटिन्यूअस कैश फ्लो शुरू हो गया
और वो B2C के लिए भी इतने टाइम में प्रिपेयर करते रहे। इस चीज में टाइमिंग ने भी वीबा का साथ दिया। उस टाइम अर्बनाइजेशन बढ़ रही थी और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट भी इंडिया में ग्रो हो रहे थे, तो उनकी सॉस की रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी और लोगों को भी उनकी सॉस के टेस्ट की आदत पड़ रही थी, यानी कि उनकी B2C मार्केट भी अभी प्रिपेयर हो रही थी। तो फिर 3 साल B2B करने के बाद वीबा फाइनली B2C में उतरती है और डायरेक्ट कंपटीशन देती है दूसरी ब्रांड्स जैसे मैगी, किसान, डेल मोंटे और क्राफ्ट और उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर फन फूड बाय डॉक्टर ओटकर को, जो कि उस टाइम मेयोनीज एंड डिप्स कैटेगरी में मार्केट को रूल कर रहा था। अभी की बात करें तो इस मार्केट में वेबा रूल कर रहा है 50% मार्केट शेयर के साथ और उनका अभी B2B शेयर सिर्फ 8% है उनके रेवेन्यू में, यानी कि मेजोरिटी रेवेन्यू उनका B2C से आ रहा है अभी। इवन वीबा ने जो बेसिक सॉस है जैसे केचप और चाइनीज सॉस वो अभी लॉन्च करी है। उससे पहले वो सिर्फ एक्सोटिक और एस्पिरेशनल सॉस ही बेच रहे थे, क्योंकि विजय बेल वेबा को जस्ट अनदर बोरिंग सॉस ब्रांड नहीं बनाना चाहते थे, वो इसको एक एस्पिरेशनल ब्रांड की तरह बनाना चाहते थे, जो कि उन्होंने बनाई भी। ये उन्होंने कैसे किया उसके लिए आपको ये पिरामिड को समझना होगा। तो सबसे नीचे है केचप, जिसकी सबसे बड़ी ऑडियंस है। ज्यादातर ब्रांड यहाँ से शुरू करती है और फिर पिरामिड पे ऊपर जाती है, पर वीबा ने बिल्कुल उल्टा किया। उन्होंने पिरामिड के टॉप से शुरू किया, क्योंकि वहां कंपटीशन बहुत कम था और वीबा को एक एस्पिरेशनल ब्रांड बननी थी। इवन पहले जब वीबा का न्यूज़पेपर पे ऐड आता था तो मैं उसे बड़े ध्यान से देखता था और अलग अलग सॉसेस के नाम पढ़ता था। वहां पे वीबा का नाम मेरे दिमाग में छप गया था। और ये सेम चीज दूसरों के साथ भी होती है और लोग यूं भी सोचते हैं कि जो कंपनी इतनी अलग सॉसेस अच्छे से बना रही है वो केचप तो अच्छा बना ही लेगी, और यही तो वीबा के फाउंडर चाहते थे। पर यह करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन को क्रैक करना काफी मुश्किल था। उस टाइम तो क्विक कॉमर्स भी नहीं था, तो जो भी था वो ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स ही थे। पहले उनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से था, कंपनी, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर शॉप और फिर कस्टमर। तो यहाँ पर 2 जगह पर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती थी। पहली प्रॉब्लम थी डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे, कि डिस्ट्रीब्यूटर को कन्वेंस करना हमारा प्रोडक्ट आगे बेचने के लिए। इसमें हालांकि उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि वीबा B2B में तो अच्छा कर ही रही थी। पर स्टार्टिंग में उनके सामान कंसाइनमेंट पे बिकते थे। कंसाइनमेंट का मतलब है जब तक आपका सामान नहीं बिकेगा तब तक आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। इसके अलावा 2 और मेथड होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पेमेंट में। एक होता है PDC, जिसमें आप सामान 21 दिन के क्रेडिट पर देते हो, और दूसरा होता है एडवांस, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर आपको एडवांस देता है। तो वीबा अभी एडवांस वाले मेथड पे चल रही है। जो दूसरी प्रॉब्लम थी वो थी शॉप लेवल पर। आपका प्रोडक्ट शॉप पे कहाँ रखा रहता है, इससे उसकी सेल्स पर काफी इफेक्ट पड़ता है। तो वीबा के फाउंडर को शॉपकीपर को कन्विंस करना था कि वो उनका प्रोडक्ट फ्रंट में रखे। अक्सर शॉपकीपर उनका प्रोडक्ट फॉरेन कैटेगरी में रख लेते थे, तो उन्हें ये चीज समझानी होती थी कि ये एक इंडियन प्रोडक्ट है और इसे इंडियन कैटेगरी में आगे रखा जाए, क्योंकि शॉप पे ये सारा शेल्फ का खेल है। शॉपकीपर के पास जगह तो लिमिटेड ही है पर प्रोडक्ट ज्यादा है, तो आगे वो ऐसे प्रोडक्ट रखता है जो पहले से इस्टेब्लिश्ड है, बड़ी ब्रांड्स के हैं, जिनकी सेल पहले से अच्छी हो रही है। तो नए प्रोडक्ट वो पीछे रखता है। इस चीज को हैंडल करने के लिए एक तरीका अपनाया जाता है कि ब्रांड्स शॉपकीपर से एक शेल्फ रेंट पे ले लेती है। अब शॉपकीपर उस शेल्फ में कोई और प्रोडक्ट नहीं रख सकता। वो प्रोडक्ट बिके या ना बिके उससे शॉपकीपर को अब कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ एक रेंट मिलेगा उस शेल्फ के लिए। पर वीबा ने ये नहीं किया। वीबा ने इंस्टेड अपने प्रोडक्ट शॉप पे अलग अलग कस्टमर को टेस्ट कराए शॉपकीपर के सामने, ताकि उसको प्रोडक्ट पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आए और वो प्रोडक्ट को आगे रखे। इस तरीके से वीबा ने ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन क्रैक किया। इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज वीबा ने करी। जहां 1 महीने में शॉप पे 10 बोतल रिक्वायर्ड थी, वहां सिर्फ 5 बोतल सप्लाई करी। इससे होता यह था कि बोतल शॉप में टाइम से पहले बिक जाती थी, तो शॉपकीपर को भी जल्दी ऑर्डर प्लेस करना पड़ता था। इससे कैश फ्लो साइकिल और जल्दी हो गई और वीबा के पास एक कॉन्टिन्यूअस कैश फ्लो बनने लगा। प्लस वो सेम अमाउंट ऑफ बोतल ज्यादा नंबर ऑफ शॉप में फैला सकते थे। इस चीज से उनका कैश फ्लो बढ़ा, क्योंकि उनके गुड्स कंसाइनमेंट में जा रहे थे। तो जब तक गुड्स जल्दी बिकेंगे नहीं और शॉपकीपर अगला ऑर्डर जल्दी प्लेस नहीं करेगा, उनको पैसे नहीं मिलते। अभी की बात करें तो वीबा का डिस्ट्रीब्यूशन काफी बदल गया है। अब प्लांट से उनके प्रोडक्ट पहले डिपो पे जाते हैं, डिपो के बाद सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, फिर शॉप्स और फिर कस्टमर के पास। ये चेन इसलिए बड़ी हो गई है क्योंकि अब उनके प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया जाते हैं और उनके नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी बढ़ गए हैं। वीबा के पास अभी 90 प्रोडक्ट्स हैं और अच्छी बात यह है कि उनका कोई भी स्पेसिफिक हीरो प्रोडक्ट नहीं है, उनके सारे प्रोडक्ट ही बिकते हैं। इससे फायदा यह है कि वीबा 1-2 प्रोडक्ट पे अपने रिवेन्यू के लिए डिपेंडेंट नहीं है। मार्जिन की बात करें तो ऑन एवरेज वीबा 40% ग्रोस मार्जिन पे ऑपरेट करती है। तो अगर किसी को इनका कंपटीशन करना है तो उन्हें वीबा की तरह पहले डिस्ट्रीब्यूशन क्रैक करना पड़ेगा।
अपना मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा, रेंज ऑफ प्रोडक्ट बढ़ानी पड़ेगी और सबसे जरूरी वीबा जैसा ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। वीबा के प्रोडक्ट में कितनी शुगर है वीबा ये फ्रंट पे ही बता देता है, जिससे लोगों का उनका ट्रस्ट बढ़ जाता है। प्लस उनका प्लांट भी काफी सेफ और हाईटेक है, जिससे कस्टमर का उनके ऊपर ट्रस्ट बढ़ जाता है। इसी वजह से वीबा का मार्केट शेयर इतना ज्यादा है। और सिर्फ सॉसेज सेल करना वीबा के फाउंडर का विजन नहीं है, वो अभी मॉकटेल, कोकोनट वाटर, सिरप, सीजनिंग, आइसक्रीम टॉपिंग्स और इंस्टेंट नूडल्स भी सेल कर रहे हैं। ये सारी ब्रांड्स अभी वीबा के अंडर ऑपरेट कर रही है, पर आगे जाके ये सारी ब्रांड्स इंडिपेंडेंट हो जाएगी। तो ये थी वीबा की केस स्टडी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।